रिवॉल्यूशंस, फिर से आ गया रिवॉल्यूशंस, वो रिवॉल्यूशंस जिसके कारण आज हमें डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। तो चलो आज फिर से मैं जुड़ चुका हूँ एक नया टॉपिक द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से। वेलकम टू वेदुआरा स्मार्ट लर्निंग। तो बच्चों आज से जो मैंने पार्ट फर्स्ट में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बताया था, उसमें मैंने बताया कि कैसे लोग जो थे, वो प्रजा जो थी फ्रांस की, वो काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुकी थी राजा के, उनके मतलब कि आदमी जो थे उनके जो मतलब कि उनके जो करीबी थे उनके कारण। 3 स्टेट में बांटा गया था फ्रांस को। उस 3 स्टेट में 2 स्टेट वाले तो मज़े ले रहे थे, 3rd स्टेट वाले को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित असॉल्ट किया जा रहा था। इस वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की नींव रखी गई। ठीक है, उस बीच एक मसला ये भी था टैक्स का। वहाँ की जो रानी थी मैरी एंटोनिएट, वो फिजूल खर्ची पे ज़्यादा ध्यान देती थी। उस फिजूल खर्ची का भी जिम्मा जो था वो पूरा ठीकरा आपका क्या किया जाता था, प्रजा पे फोड़ दिया जाता था। मतलब कि खर्च करे कोई और हर्जाना दे कोई और, ऐसा चल रहा था सिस्टम फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। इसमें बहुत सारी बातें आपको बताई जा चुकी थी। जैसे मैंने बताया था ओल्ड रिजाइम इसमें होता है, मतलब 18वीं सेंचुरी के आसपास का। इसमें 3 स्टेट में बांट दिए गए थे आपके फ्रांस को। 3 स्टेट में बांटे गए थे, जिसमें आपके फर्स्ट स्टेट में क्या थे, हाई रैंकिंग मेंबर्स थे। ठीक है, जिसमें नोबिलिटी और आपके पादरी वर्ग के लोग आते थे। ठीक है, सेकेंड क्लास में आपके नोबिलिटी प्रिविलेज्ड क्लास होते थे। अब हाई रैंकिंग मेंबर में क्या, जो चर्च के लोग होते थे, पोप लोग, वो लोग आते थे। फिर आपके प्रिविलेज्ड क्लास वाले लोग आते थे। आपके सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी और प्रिविलेज्ड क्लास, मतलब कि नोबिलिटी मतलब क्या, जो टैक्सेज वगैरह वसूले जाते थे, जो लोग वसूलते थे वही लोग क्या करते थे, प्रिविलेज्ड क्लास से जुड़े हुए थे। उसके बाद आपके जो 3rd स्टेट में आते थे, हर कोई आता था उसमें, जिसमें आपका पीजेंट्स, किसान हुआ करते थे, मजदूर हुआ करते थे, छोटे वर्ग के लोग, जिससे राजा जबरदस्ती टैक्स वसूलता था। लुई 16 जबरदस्ती टैक्स वसूलता था, वहाँ से वही आते थे आपके 3rd स्टेट में। ठीक है, इतनी बातें। फिर बताया गया था आपको कि जो आपका पॉपुलेशन था वो सबसे ज़्यादा आपका किसका था, 3rd स्टेट वाले लोगों का था। इसीलिए जो टैक्सेज लिए जाते थे आपके, पेड ऑल टैक्सेज, यही सबसे ज़्यादा टैक्स वगैरह देते थे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद What does this contemporary political cartoon say about conditions in France under the old regime? ओल्ड रिजाइम में इस कार्टून से तुम क्या समझ सकते हो? वही समझ सकते हो कि मैंने पिछले बार भी बताया था, फिर से बता रहा हूं कि जो फर्स्ट और सेकेंड क्लास वाले लोग हुआ करते थे, वो आपके 3rd क्लास वाले लोगों को क्या करते थे, असॉल्ट करते थे। उनका मतलब कि समझिए कि खाने पीने तक की चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा टैक्सेज उस पर भी लिया जाता था। ठीक है, ब्रेड्स वगैरह पे, रोटी वगैरह पे, ये सब भी टैक्स दिया जा रहा था। इस वजह से लोगों में डेमोक्रेसी की भावना है कि नहीं, अब क्या है, थोड़ा सा राजा को थोड़ा सा सतर्क कर देना चाहिए, अटेंटिव उनको हो जाना चाहिए, ताकि, क्योंकि अब सर से पानी ऊपर जा चुका है। ठीक है, इस वजह से। ओके, इसके बाद आपका किंग ने क्या क्या किया था, लुई जो 16 था, वो ऐसा क्या किया था कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन लाना पड़ा। तो सबसे पहले अपॉइंटेड द इंटेंडेंट्स एंड पेटी ट्रायल्स हु गवर्न फ्रांस 30 डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि 30 डिस्ट्रिक्ट को चलाने वाला जो होता था, वो अपना प्रतिनिधि वो रखा था, जो अपने तरीके से क्या कर रहा था, उस 30 डिस्ट्रिक्ट को चला रहा था। ठीक है, अपॉइंटेड द पीपुल हु वुड कलेक्ट हिज टैक्सेज एंड कैरी आउट हिज लॉज, मतलब कि वो ऐसे लोगों को अपॉइंट किया था जो कि मतलब कि जबरदस्ती टैक्स वगैरह वसूलते थे और अपना नियम कानून चलाते थे। वहां पर किसी का नियम कानून और नहीं चल सकता था, जो टैक्स वगैरह ले रहा है उसी का नियम कानून चलेगा। सोचो, आज का जमाना ऐसा है कि डेमोक्रेसी सब जगह पे है। यदि कोई सरकार खराब काम करती है या उसके काम से यदि हम खुश नहीं होते हैं, तो वहां पर आपको क्या होता है, आपका हक होता है कि आप दूसरे लोगों को मौका दें। बट ये जो आपका मोनार्की सिस्टम था, राजतंत्र था, वहां आपका क्या था कि जो राजा है उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका, मतलब कि ये चेंज चलते आ रहा था।
इसी का फायदा उठाया जा रहा था कि जो आपका लाव वगैरह होता था, टैक्सेस वगैरह वसूले जाते थे, वो कोई राजा का प्रतिनिधि ही करता था वो काम। ठीक है। कंट्रोल जस्टिस बाय अपॉइंटिंग जजेस, मतलब कि वहां जैसे अभी क्या है, जजेज वगैरह क्या होते हैं कि आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो उनका पक्का है कि इलेक्शन, मतलब कि उसको यदि हायर कोई करेगा तो प्रेसिडेंट को हायर करने वाला, मतलब कि सब आपका चेन बना हुआ है। बट उस टाइम का जो सिचुएशन था कि जस्टिस वगैरह देने वाले जो जज होते थे वो भी आपके क्या होते थे, कंट्रोल किए जाते थे। किसके द्वारा? आपके मोनार्की के द्वारा, राजतंत्र के द्वारा। मतलब कि जस्टिस उसके मन पे भी है। जैसे आपके रॉलेट एक्ट इंडिया में थे ना, रॉलेट एक्ट क्या था पता है ना, कि यदि आप पे मुझे शक है तो आपको लंबे समय अवधि, लंबे ड्यूरेशन के लिए आपको क्या कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। जिस वजह से बहुत सारा आपका मूवमेंट भी हुआ था, आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, उसी बीच आपका खिलाफत इशू आया था। तो यही सब बजाय रिवॉल्यूशन क्यों होता है? आप बता सकते हो कि रिवॉल्यूशन की वजह क्या होती है? मतलब ये समझिए कि कोई ऐसा वर्क जो हम कर तो रहे हैं, मन से कर रहे हैं, सब कुछ उसमें दे रहे हैं, और बदले में मुझे रिस्पॉन्स ना मिले। रिस्पॉन्स इन द सेंस कि मेरा जो वर्क है उसका मुझे कोई भी मतलब कि रिजल्टेंट ना मिले। हम 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं कहीं भी, कोई भी कहीं भी जगह पे, और बदले में मुझे ये बताया जाता है कि जो भी तुम मतलब काम कर रहे हो उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा, तरह तरह का बहाना, ये वो सब कुछ करके, मतलब वो नहीं दिया जा रहा, और दिया भी जा रहा था कि इतना जितना में कि खा पी के ही खत्म हो जाए, तो बचेगा क्या मेरे पास? ठीक है। तो यही सब वजह है कि थोड़ा सा क्या होता है कि आप किसी के, आप जिसके यहाँ काम करो उसके अगेंस्ट आप जाना ज़्यादा अच्छा समझोगे, क्योंकि उस वक्त आपको क्या दिखेगा कि यदि हम रिवॉल्यूशन करेंगे, हम यदि आवाज़ उठाएंगे तो मे बी ऊपर वाले जो लोग हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। बट सोचिए क्या कि ऊपर वाले का ही राज चले सिर्फ, मतलब कि जिसका शासन है वही सिर्फ अपना डिसीजन ले रहा है, उसका प्रतिनिधि जज बन रहा है, उसका प्रतिनिधि टैक्स वसूल रहा है, उसका प्रतिनिधि ही लॉ वगैरह मतलब आगे बढ़ा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन का वजह बन सकती है। यहाँ भी वही हुआ। फिर आपका था कंट्रोल द मिलिट्री, मतलब कि राजा ने ही मिलिट्री को, राजा ने ही जस्टिस को, राजा ने ही टैक्स को, राजा ने ही लॉज को, जितनी भी चीजें थी वो राजा के अंडर में थी। मतलब समझिए कि हम यदि किसी देश के मालिक, किसी घर के मालिक हैं, तो वहां पर ये होता है कि मान लीजिए आपके घर के मालिक दादा हैं, दादा या पापा जो भी, तो आप समझिए कि उस घर का डिसीजन कौन लेगा? वही दोनों लेंगे ना। आपके पढ़ाई का खर्च, आपको कैसे पढ़ाना है, किस स्कूल में जाना है, क्या करना है, ये डिसीजन आपका नहीं हो सकता है, वो आपके गार्जियन का होता है। तो यहाँ पर ये समझिए कि वहाँ पर मोनार्की तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो आपके मतलब कि हित में होगा, आपके हित में लिया गया फैसला, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो हैं। बट यहाँ क्या था? राजा था, और वो लोग क्या थे? प्रजा थे। ऐसे भी राजा और प्रजा का तभी बनता है जब दोनों तरफ से क्या हो, जो रिलेशन हो स्ट्रांग हो। ठीक है। जैसे आप ये समझो कि एक बहुत बड़ा मेरे पास क्या है, मतलब कि एक कॉपी है, मान लो मेरे पास 200 रुपये का, उस कॉपी तब तक उस पर कोई काम नहीं आ जा सकता है जब तक उस पर 2 रुपये का पेन आप यूज ना कर दो। समझ रही हो बात? कि जैसे मेरे पास 1000 रुपये का तुम कॉपी एक ले लिए हो, तो भी उस 1000 रुपये के कॉपी का यूज तब यूजफुल वो माना जाएगा जब तक आप उस पर एक 2 रुपये का पेन क्या कर दो, उस पर यूज ना कर दो। मतलब कि चाहे कितना भी बड़ा शासन क्यों ना हो, कितने भी बड़े लोग क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उनको छोटे लोग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और ये बात राजा भी जानता था, लेकिन फिर भी उसे ये बात खिलौने टाइप लग रही थी कि ये लोग तो क्या करेगा यार, पैसा का भूखा है, कुछ भी दे दो चलेगा काम, ये चीज था। तो राजा का इशारा कुछ अपना था। कुड इम्प्राइजन एनी वन एट एनी टाइम फॉर एनी रीजन, कभी भी वो किसी को भी सजा सुना सकता था। ठीक है, कभी भी वो किसी को भी सजा सुना सकता है, कोई राजा के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है, कोई भी नहीं। वो राजा का फैसला होगा किसको सजा सुनाना है, किसको छोड़ देना है, वो सब राजा।
ना तो वकील होगा, ना दलील होगा, ना न्याय होगा। क्योंकि न्याय क्या होगा यार, जब राजा का ही जज है, राजा का ही जस्टिस है, तो क्या न्याय फिर। इस वजह से भी फ्रांस में रिवॉल्यूशन के बहुत सारे राजा ने इतना ज़्यादा कर दिया था ना खुद को, मतलब अपने आप को दिखा दिया इतना ज़्यादा, जिसके कारण फ्रांस में रिवॉल्यूशन होना ही था। अरे इंडिया में भी तो रिवॉल्यूशन हुआ ना। इंडिया में रिवॉल्यूशन मतलब क्या, यदि सोचो कि आज यदि अंग्रेज हमारे देश से नहीं जाते, आज भी मेरा हालत वो होता। आप समझ सकते हो कि 1947 के पहले इंडिया का हालत क्या था। बहुत बुरा, बहुत बुरा, मतलब कि इतना बुरा कि तुम यदि उस वक्त होते तो शायद हर दिन तुम्हारे साथ वो किया जाता जो तुम नहीं चाहते। रोटी के लिए तड़पता था सब सारे लोग। आप लोग मूवीज़ वगैरह देखते होगे तो एक मूवी है, सजेस्ट करूंगा देख लेना, 23 मार्च 1931। वो मूवी में तुमको ऐसा कुछ दिखेगा ना, वो सब कुछ दिखाया है। भगत सिंह का स्टोरी, चंद्रशेखर आज़ाद का स्टोरी, कैसे उन लोगों को फांसी पड़ी, क्या माहौल था उस वक्त का, सब कुछ उस मूवी में सब कुछ बताया गया। उसको एक बार आप देखकर ट्राई करना, बहुत अच्छा मूवी है। लंबी है, बहुत अच्छी है। देखो, लेवाइड ऑल टैक्सेज एंड डिसाइडेड हाउ टू स्पेंड द मनी, मतलब कि जो भी टैक्सेज होते थे वो डिसाइड करता था कौन, आपका ये जो भी है आपका टैक्स जो लेता था वो हाउ टू स्पेंड द मनी, कैसे मनी को स्पेंड करना है, ये सारा किसके अधीन था, राजा के ही अधीन था, राजा के ही अंडर में था। फिर आपका मेड ऑल लॉज, सब लॉज जो था, अच्छा बुरा जो भी राजा को लग रहा था कि बना देना है बस बना दो, ठीक है। और मेड डिसीजन रिगार्डिंग वॉर एंड पीस, जितना भी युद्ध और शांति से रिलेटेड बातें होती थी, सारे के सारे फैसले आपके लुई 16 लिया करते थे। वो किसी से मतलब सजेशन भी लेता था तो अपने लोगों से, उसमें प्रजा की कोई भी जवाबदेही नहीं थी, आर्मी की कोई जवाबदेही नहीं थी। सारे लोग या तो फर्स्ट स्टेट वाले लोग के पास हक था, नहीं तो सेकेंड स्टेट वालों के पास, थर्ड स्टेट वाले का कोई भी इसमें जगह नहीं था, ठीक है। उसके बाद समझो बात को कि इकोनॉमिक कंडीशंस अंडर द ओल्ड रिजाइम, मतलब कि ये जो ओल्ड रिजाइम था उस समय इकोनॉमिक कंडीशन क्या थे, क्यों इस तरह क्या, मतलब क्यों, कहीं ना कहीं देखो एक रिवोल्यूशन का वजह ये भी बनता है कि मान लो कि मेरा वर्क चल रहा है अभी मान लो 6 घंटे का, तो पर आवर यदि देखो तो अभी चार्जेस कितना हो सकता है इंडिया में, यदि आप हो तो इंडिया में आपके चार्जेस कितने हो सकते हैं, यदि पर आवर टीचिंग कर रहे हो, पर आवर कोई भी वर्क मजदूरी कर रहे हो, तो एक चार्जेस कितना हो सकता है 200-300 एवरेज। बट यहाँ क्या था कि फाइनेंशियल इशू में बताया जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि उनको टैक्स लिया जाता था, साथ साथ जो भी है उनका कमाई है उनका मतलब कि 10 मान ली 10 रुपये का कमाई है तो 9 रुपया उनको ले लिया, मतलब कि 9 रुपया रखते तो 1 रुपया ले लिया जाता था। इस तरह का सिस्टम था। तो समझिए फ्रांस इकोनॉमी वाज बेस्ड प्रीमिनरी ऑन एग्रीकल्चर, जितना भी फ्रांस का इकोनॉमी था वो आपका खेती पर डिपेंडेंट था, मतलब कि खेती उनका मुख्य आधार था। और खेती कौन करेगा, राजा करेगा, पादरी लोग करेंगे, मोनार्की वाले तो लोग नहीं करेंगे ना नोबिलिटी वाले लोग करेंगे कौन, थर्ड स्टेट वाले लोग। थर्ड स्टेट में आपके कौन कौन आते थे देखो तो जरा, देखो थर्ड स्टेट में आपके कौन कौन आते थे, एवरीवन। जैसे आप यही है कि खेती कौन करेगा, राजा तो नहीं करेगा ना तो फर्स्ट स्टेट वाले ना सेकंड स्टेट करेगा कौन, मजदूर होगा, वो लेबर होंगे, वर्कर होंगे, आर्मी वगैरह के, मतलब कि लेबर वर्कर वगैरह लोग। कंट्री साइड में मतलब कि जितने भी लोग हुआ करते थे, किसान वगैरह लोग, वही लोग क्या करते थे, वहाँ पे आपके लेबरर वगैरह हुआ करते थे और वही क्या करते थे, आपके खेती से जुड़े हुए थे, ठीक है। देखो तो मेड डिसीजन, अब समझो कि पहला जो पॉइंट है कि आपका इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, कि जितना भी आपका फ्रांस का इकोनॉमी था जो चल रहा था वो आपका क्या था, किस पे डिपेंडेंट था, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। किस पे, एग्रीकल्चर पे, समझ रहे हो बात। फिर पीजेंट फार्मर ऑफ फ्रांस बोर द बर्डन ऑफ टैक्सेशन, जितना भी फ्रांस, जैसे देखो खेती पे डिपेंडेंट है, मतलब किसान वर्ग करेगा काम, मजदूर वर्ग करेगा। और सोचो जो हमको पैसा दे रहा है, जो मुझे पैसा बना के दे रहा है, उसी को हम क्या करें, उसी से और टैक्स ले रहे हैं, उसी को और बर्डन में डाल रहे हैं, बोझा डाल रहे हैं, उस पर बोझ ऊपर से डाल रहे हैं, सही, ठीक है।
तो पीजेंट फार्मर ऑफ फ्रांस बोर द बर्डन ऑफ टैक्सेशन, मतलब कि जितना भी टैक्सेशन वगैरह था, क्योंकि देखो 90% पॉपुलेशन आपके क्या थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। एग्रीकल्चर में लोग किसान हो गए, लेबर हो गए, वर्कर हो गए, यही सारे लोग थे, फार्मर्स हो गए। तो इन सारे पे टैक्सेशन का जो बर्डन है, बोझ है, वो इतना ज़्यादा आ गया कि लोग ना चाहते हुए भी, मतलब कि ना चाहते हुए भी इकोनॉमिक कंडीशन आया ही आया। क्योंकि समझो यार कि हम कमा के दे रहे राजा को, हमसे तुम टैक्स लोगे तो कहाँ से काम चलेगा, फिर तो हम बगावत करेंगे ही। यही चीज़ हुआ। तो पुअर हार्वेस्टर्स मीन्ड दैट पीजेंट हैड ट्रबल पेइंग देयर रेगुलर टैक्सेस। अब टैक्स बढ़ाने का मतलब क्या था कि जो भी राजा टैक्स बढ़ाया था वो किसान लोग देने में असमर्थ है। क्योंकि देखो किसान का जीवन कैसा होता है पता है, तुम चाहे इंडियन फार्मर ले लो या किसी भी कंट्री के फार्मर्स हैं, उसका जीवन ऐसा होता है कि खाएगा भी, वो अनाज वगैरह उपजाया, उसी में खाते पीते खत्म हो जाता है, उसको बचता नहीं है। पहली बात, आज यदि गेहूं का सीजन है, किसी ग्रेन्स का सीजन है, वो बेच दिया, पैसा आ गया, तो वो पैसा मान लो कि जिससे कर्ज लिया है, अनाज वगैरह जैसे बीज का कर्ज लिया था, हार्वेस्टिंग किया उसका खर्च लिया, मान लो कि खेती वगैरह किया उसका खर्च, खाद का खर्च, ये खर्च सब तो उधार लेके ही करता है ना, क्योंकि वो सीजन होता है, तो उसके पास बचता नहीं है, ये बात तो पक्का है। इसी वजह से जितने भी पुअर हार्वेस्टर थे, जैसे किसान हो गए, लेबर हो गए, वर्कर हो गए, ये सारे आपके जो भी टैक्स राजा मतलब कि स्टार्ट किया था, जो भी राजा टैक्स इनऑगरेट किया था, उसको ये हार्वेस्टर वाले लोग जो थे, पुअर हार्वेस्टर या वर्कर या फार्मर्स लोग देने में अनेबल थे। क्योंकि कहाँ से देंगे, पहले बात तो उनको खाने की भी मतलब नौबत आ पड़ी है, खाने में भी उनको प्रॉब्लम आ रहा है, और ऊपर से हम आपको टैक्स देंगे, दैट इज नॉट फेयर। थोड़ा सा तो सोचो कि जिससे टैक्स लेना था उससे नहीं लिया जा रहा था, और जिससे टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए उससे लिया। वजह भी ये भी था क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा था, और राजा सिर्फ ये सोचता था कि किसी तरह से पैसा हमारे फंड में आते रहे, ताकि आर्मी वगैरह पे लोग, मतलब कि आर्मी वगैरह पे, बड़े बड़े लोगों पे खर्च होता रहे, यही सारा रीजन था। फिर certainly could not afford to have their taxes raised, इसलिए राजा ने जो भी टैक्स बढ़ाया, पहले तो चलो कि जितना टैक्स था वो रेगुलर था, पुरखों से चली आ रही थी वो टैक्सेस, तब कोई दिक्कत नहीं था, वो तो रूटीन बन चुका था कि इतना मुझे राजा को देना। अचानक से टैक्स बढ़ा दिया, अचानक से टैक्स बढ़ाने का मतलब था कि certainly could not afford to have their taxes raised, इसलिए जो बढ़ा हुआ टैक्स था वो लोग देने में क्या हो गए, अनेबल हो गए, असमर्थ हो गए, जिस वजह से राजा में थोड़ा रोष आया, वो भी मतलब कि रिवॉल्यूशन का एक वजह बना। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका था। ठीक है, इस वजह से। अगला, बॉर्जियस ऑफन मैनेज टू गैदर वेल्थ बट वेयर अपसेट दैट दे पेड टैक्सेस व्हाइल नोबल डिड नॉट। एक बात ये भी था कि जितने भी नोबिलिटी वाले लोग थे, आपके ऊपर वाले लोग थे, फर्स्ट स्टेट वाले लोग, ये सारे लोग आपके टैक्स नहीं देते थे। जितना भी टैक्स दिया जा रहा था वो सारे कौन थे आपके, बट वो लोग अपसेट इसलिए थे क्योंकि सारा जो टैक्सेज वगैरह था वो आपका क्या था, पीजेंट्स वगैरह दे रहे थे, छोटे वर्ग के लोग, थर्ड स्टेट वाले के लोग। तो वो भी थोड़ा सा लगा कि यार बॉर्जियस ऑफन मैनेज टू गैदर वेल्थ बट वेयर अपसेट। जो बॉर्जियस होते थे वो हमेशा मतलब कि कैसे कंपनी का, मतलब कि जो आपके राजा थे उनके फंड में कैसे जाए पैसा, कैसे उनके मतलब कि धन वर्षा, या मतलब समझ लो कि जहाँ उनका कुबेर का खजाना होता था वहाँ कैसे पैसा बढ़े, उस पर ध्यान देता था ये बॉर्जियस। लेकिन वो अपसेट इस बात से था कि भाई नोबल से तुम टैक्स नहीं ले रहे हो, ना तुम फर्स्ट स्टेट वाले से यानी कि आप चर्च वालों से भी टैक्स नहीं ले रहे हो, फिर आप इनसे इतना ज़्यादा टैक्सेज क्यों ले रहे हो 90% वाले यानी थर्ड स्टेट वाले लोग से? ये तो गलत बात है ना। इसलिए भी थोड़ा सा अजीब बात थी ये। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद फ्रांस इज बैंकरप्ट। अब फ्रांस में जैसे ही ये लोग मतलब कि टैक्सेज वगैरह देना बंद कर दिए, मतलब सोच रहे थे कि आप ऐसा कीजिए कि पहले जो टैक्स था या तो वो कीजिए, नहीं तो फिर बंद कीजिए टैक्सेज वगैरह।
और दूसरी चीज़ ब्रेड वगैरह पे भी टैक्स था। रानी का फिजूल खर्ची बढ़ता जा रहा था, मैरी एंटोनियट का फिजूल खर्ची भी बढ़ता जा रहा था। इस वजह से फ्रांस में एक आर्थिक मंदी आ गई, बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया आ गया फ्रांस में। वो हुआ भी क्योंकि रीजन पता है तुमको, तो जो द किंग लेविस्ट जो भी पढ़ सकते हो, तो जो किंग था लेविस्ट मनी ऑन हिमसेल्फ एंड रेसिडेंस लाइक वर्सेलिस। इसलिए किंग ने क्या किया, वर्सेलिस में जो उसका बिल्डिंग था उसको क्या कर दिया, वो लेविस कर दिया। उसके बाद उसकी जो क्वीन मैरी एंटोनियट थी, यही सबसे ज़्यादा जो थी वो खर्चीली थी, वॉज सीन एज अ वेस्टफुल स्पेंडर। इसकी जो मैंने बोला ना अभी कि राजा की जो रानी थी, ऐसे भी एक राजा के लिए जो उसकी रानी होती है ना, वही चाहता है ना कि हम उसके अलावा किसी को देखे ही नहीं। आज का ज़माना ऐसा है कि यदि आप हस्बैंड हो तो आप वाइफ के अलावा, अपने बच्चों के अलावा पेरेंट्स पे नहीं ध्यान दोगे। क्यों? सही है ना? क्योंकि ये आजकल का ज़माना चल गया है कि भाई पेरेंट्स कुछ नहीं है यदि मेरे लाइफ में वाइफ है तो, मतलब कि माई लाइफ इज़ माई वाइफ का सिस्टम चल रहा है अभी पूरे कंट्री में। ठीक है, तो यही हुआ ये भी कि लुई 16 जो सबसे पहले इतना सारा उसके पास मतलब कि बाकी बकाया आने लगा कि वो थोड़ा टेंशन में, मतलब कि उसको समझिए कि पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी आ गई। दूसरी चीज़ कि क्वीन मैरी एंटोनियट वाज सीन एज अ वेस्टफुल स्पेंडर। जो उसकी रानी थी ना, वो सिर्फ फिजूल खर्ची के लिए जानी जाती थी। उसको डेली डेली नया नया मतलब कि पिछली वीडियो में मैंने बताया है, पिछली वीडियो मेरे जाके देखो कि पिछले मैंने ये बताया कि जो मैरी एंटोनियट थी, कौन मैरी एंटोनियट जो ये थी, वो आपके वेस्टफुल यानी कि फिजूल खर्च, यानी कि कभी उसको साड़ी चाहिए, कभी उसको नया नया सूट चाहिए, नया नया कपड़ा चाहिए, नए नए ऑर्नामेंट्स चाहिए, उसको हर दिन नया नया डिमांड चाहिए था। इस वजह से भी थोड़ा सा फ्रांस में बैंकरप्ट्स वगैरह हुआ। गवर्नमेंट फाउंड इट्स फंड डिप्लीटेड एज अ रिजल्ट ऑफ वार। मैंने बताया था कि ब्रिटिश लोगों ने अमेरिका के 13 कॉलोनी को जो उसने मतलब हड़प्पा था, उसको फ्रांस ने ही आज़ाद करवाया था। जिस वजह से जो गवर्नमेंट ने वॉर जो लड़ा है, मतलब बहुत सारे उस वक्त वॉर लड़े थे फ्रांस वाले लोगों ने, तो इस वजह से भी फ्रांस गवर्नमेंट फाउंड इट्स फंड डिप्लीटेड एज अ रिजल्ट ऑफ वार। जब वार हुआ तो खर्च भी हुआ, और खर्च हुआ तो जो आपका जो पैसा है वो क्या हो गया, डाउन होना शुरू हो गया। इस वजह से भी बैंकरप्ट हुआ। फिर इंक्लूडिंग द फंडिंग ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, जितना भी फंडिंग था आपका अमेरिकन रिवॉल्यूशन में खर्च हो गया। ये भी मैंने बताया अभी जस्ट पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 13 कॉलोनी को जो उन्होंने फ्री करवाया, इस वजह से भी क्या हुआ था कि थोड़ा सा बैंकरप्ट वगैरह हो गया, क्योंकि जितना भी फंडिंग था सारा क्या हो गया था, खत्म हो गया था वॉर में ही। ठीक है, डेफिसिट स्पेंडिंग, काफ़ी ज़्यादा बुरा वक्त चल रहा था फ्रांस के लिए। ए गवर्नमेंट स्पेंडिंग मोर मनी देन इट टेक्स इन फॉर्म टैक्स रेवेन्यू। अब क्या था कि उसको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए था ना, पैसा बहुत ज़्यादा, तो किसको पकड़ेगा, उसको पकड़ेगा ना जी जो ज़्यादा है वहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि आप घर मतलब कि समझ लो कि आप कोई कोचिंग खोल रहे हो, तो उस कोचिंग को खोलने के बाद आप क्या सोचोगे कि वो कोचिंग डूब जाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखो, जो अमीर बच्चे होंगे वो तो कहीं ना कहीं जा रहे होंगे, वो बड़े बड़े स्कूल जा रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग जा रहे होंगे। आपको क्या करना है, स्टार्ट में छोटे छोटे जगह से शुरू करो और मिनिमम अमाउंट रखो, ताकि आपको ये लगे कि चलो बच्चे आ रहे हैं। अब जैसे जैसे बच्चे आएंगे वैसे वैसे आपको ये लगेगा कि चलो एक दिन में एक बच्चे आए, फिर 2 बच्चे आए, फिर 3 बच्चे आए। इस तरह से छोटे छोटे, यदि आपने छोटे से स्टार्ट किया तब आपका क्या होगा, वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू होगा। बट यहाँ समझो कि अ गवर्नमेंट स्पेंडिंग मोर मनी दैन इट्स टेक इन फ्रंट टैक्स रेवेन्यूज। जो भी टैक्स रेवेन्यू था उसको बढ़ाया, मतलब अचानक से आप पैसा बढ़ा दिए हो, स्टार्ट किए हो, और स्टार्ट करने के बाद मान लो कि आप फर्स्ट मंथ में 3000 रुपये आपने से रख दिया फर्स्ट मंथ का सैलरी। मान लो कि आप क्लास 6 को पढ़ा रहे हो, 7 को पढ़ा रहे हो, अब 3000 आप पेमेंट रख रहे हो, तो कौन जाएगा आपके पास। यही था वजह कि जितना भी टैक्स रेवेन्यू था उसको थर्ड स्टेट वाले को देना था, और गवर्नमेंट जो था उस गवर्नमेंट स्पेंडिंग मोर मनी दैन इट्स टेक इन फॉर्म
टैक्स रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा खर्च कर चुका था फ्रांस वाले के लोग। तो प्रिविलेज क्लासेज वुड नॉट सबमिट टू बिंग टैक्स्ड, जो भी टैक्सेस वगैरह होते थे थर्ड स्टेट वाले लोग देते थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोग, जो प्रिविलेज क्लास वाले लोग होते थे, फर्स्ट स्टेट वाले लोग, वो सारे लोग टैक्स देते ही नहीं थे। इस वजह से भी थोड़ा सा बैंक जो है वो रप्ट हो गया। और दूसरी चीज़ था कि जो आपके फर्स्ट थर्ड स्टेट वाले लोग थे वो भी बगावत करने लगे थे। तो इस वजह से फ्रांस में जो था वो क्या हो गया था, बैंकरप्ट हो गया था। बात समझ में आ रही है? चलो देखो, इसके बाद समझो, प्लेस ऑफ वर्सेलिज एज सीन फ्रॉम द गार्डन्स। गार्डन्स से देखो कैसा दिखता था प्लेस ऑफ वर्सेलिज। मतलब कि प्लेस ऑफ वर्सेलिज क्या था, बताया था मैंने पिछले वीडियोज में कि एक आलीशान महल था जहाँ क्या आपका लुई 16 और उसकी रानी जो थी मैरी एंटोनिएट वो रहा करती थी। लास्ट में उन सबको भी सरेंडर करना पड़ा और फिर पता ही होगा कि डेमोक्रेसी आया। इसके बाद जैसे ही लुई 16 ख़त्म हुआ, रानी को मतलब किडनैप कर लिया गया, उसके बाद फिर रानी को बंदी बना लिया गया। उसके बाद फिर क्या हो गया, फ्रांस में धीरे धीरे आपके जो रूसो आए, फिर आपके बहुत सारे लोग आए, उसके बाद फिर आपके डेमोक्रेसी की इस्टेब्लिशमेंट हुई। समझना कि जो आपका दिस साइड ऑफ द पैलेस इज ऑलमोस्ट 2000 फीट लॉन्ग। सोचिए इतना बड़ा था आपका गार्डन, ही सिर्फ 2000 फीट लॉन्ग था, सोच लो। उसके बाद द पोर्शन सीन इन दिस पिक्चर कंटेन्स द गैलरी ऑफ मिरर्स सो नेम्ड फ्रॉम द 17 लार्ज मिरर्स विच ऑक्यूपाई द side of the room opposite the round arch windows on the second floor. It was in this target hall that the Treaty of 1999 with Germany ending the World War was signed by delegates representing nearly 9/10 of the population of the globe. यानी कि आपका ये जो था ना वो 17 लार्ज मिरर से क्या था बना हुआ था। 17 आपके जो हैं वो देखिए यहाँ पे आपके 2000 फीट लॉन्ग थे। कौन? ये आपके गार्डन। फिर द पोर्शन था वो, द पोर्शन सीन इन दिस पिक्चर कंटेन्स द गैलरी ऑफ मिरर्स। ये जो आपका पिक्चर है ना वो मिरर के गैलरी से लिया गया और साथ ही साथ सो नेम्ड फ्रॉम द 7th लार्ज मिरर्स विच ऑक्यूपाई द साइड ऑफ द रूम अपोजिट द राउंड आर्च विंडोज। इतना ज़्यादा था, 17 लार्ज मिरर से बना हुआ था। और साथ ही साथ इट वाज इन दिस ग्रेट हॉल दैट द ट्रीटी ऑफ 1999 विद जर्मनी। ट्रीटी भी मतलब कि इस ग्रेट हॉल में किया गया था जर्मनी के साथ 1919 में। एंडिंग द वर्ल्ड वॉर, जो वर्ल्ड वॉर हुआ था 1919 में, तो वर्सेलिज में ही क्या हुआ था, ट्रीटी मतलब कि एक मतलब कि उसमें फंक्शन रखा गया था, मीटिंग रखा गया था। ये आपका प्लेस ऑफ वर्सेलिज था। डेलीगेट्स रिप्रेजेंटिंग नियरली टाइम 10th ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ग्लोब। मतलब कि ग्लोब पर 10th मतलब सबसे ज़्यादा एक प्लेस पे बैठने वाला जो होता है वो इसी जगह को माना जाता था, प्लेस ऑफ वर्सेलिज को। इसके बाद भी बहुत सारी बातें हुई। फिर देखो मैरी एंटोनिएट जो थी और उसका बच्चा, फ्रॉम अ पेंटिंग बाय मैडम लेब्रॉन। मैडम लेब्रॉन ने एक पिक बनाया था जिसमें मैरी एंटोनिएट और उनके बच्चे को दिखाया गया। देखो मैं थोड़ा जूम करता हूँ, मैरी एंटोनिएट और उनके बच्चे को दिखाया गया इसमें कि इसके 3 बच्चे थे। ठीक है, देखो कि फ्रॉम अ पेंटिंग बाय मैडम लेब्रॉन इन द वर्सेलिज पैलेस, मैरी एंटोनिएट वाज अनपॉपुलर बोथ एट द फ्रेंच कोर्ट विद द पीपल ऑलमोस्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ हर मैरिज। मतलब जब शादी हुआ था तो पता ही होगा कि जो आपका एक पॉलिटिक्स खेला था लुई 16, उसी के तहत क्या हुआ था, मैरी एंटोनिएट का शादी हुआ था। बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा ये खर्चीली टाइप की थी, इसलिए लोगों के ज़्यादा करीबी रही नहीं, खुद से मतलब रहा करता था। तो देखो द लेडीज ऑफ द कोर्ट डिसलाइक्ड हर बिकॉज शी मेड फन ऑफ देयर ग्रैंड मैनर्स। जो इसका मजाकिया होता था वो ग्रैंड मैनर्स पे होता था, किसी से वो सही व्यवहार करती, खुद को बहुत बड़ा समझती थी। होता है ना कोई कोई लड़कियां खुद को समझती है, सेम ये भी वैसी ही थी। और आज की तो मान लो कि 90% लड़कियां ऐसी होती है ना जो खुद को, होती तो कुछ नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी पर डिपेंडेंट होकर अपने आप को दिखाना चाहती है। थोड़ा सा यदि लड़की की खूबसूरती है तो समझ जाना कि वो जो है ना कहीं जाकर वो कहीं ना कहीं गेम खेल रही है, ऐसा मतलब माना जाता है। क्योंकि आप ये समझो कि अभी इतना सारा स्टोरी चल रहा है यार, कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है आपका ट्रेंड, वो ये चल रहा है कि भाई यदि तुम अभी पार्क में जाओगे
चाहे तुम दिल्ली के पार्क चले जाओ, चाहे मुंबई के पार्क चले जाओ, पटना के पार्क चले जाओ, बेंगलुरु, कहीं भी तुम यही देखोगे कि आपके फैमिली से कहीं ज़्यादा आपके क्या दिखेंगे, कपल्स लोग दिखते हैं। वजह क्या है? क्योंकि लड़कियां, पता नहीं क्यों ऐसा माना जाता है कि लड़कियां टाइम पास के लिए होती है, जबकि ये बात गलत है। बट वो लोग भी कुछ ऐसी हरकतें, यार समझो कि किसी का एक परमानेंट मेंबर हमारे लाइफ का होता है तो एक ही रिश्ता होता है हस्बैंड और वाइफ का। उसके पहले के सारे रिश्ते क्या होते हैं? मतलबी होते हैं। ठीक है, तो यदि ऐसा कुछ है, सोचो ये रानी जो थी, इस तरीके की यदि 100 लड़कियां भी हमारे देश में होगी, ऐसे तो बहुत सारी है, बट 100 भी मान लो है, तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। यदि कोई बड़े बड़े नेताओं की ऐसी बीवियां होगी तो पता हो देश बर्बाद नहीं होगा क्या? होगा ही होगा। ठीक है, देखो, द पीपल कंसिडर्ड हर फ्रीवलस एंड एक्स्ट्रावर्जन, काफी ज्यादा खर्चीली मानी जाती थी, फिजूल खर्ची वाली। ठीक है, दे डिक्लेयर दैट शी वाज नथिंग बट अ फॉरेनर एंड जनरली कॉल्ड हर द ऑस्ट्रियन। वो कहाँ, मतलब कि जो शादी हुआ था उसका, वो जो मैरी एंटोनियट थी, कहाँ की थी? वो ऑस्ट्रिया की थी, जिससे उस समय पॉलिटिकल रीजन चल रहा था, जिस वजह से लुई 16 ने इसे शादी किया था 20 साल की उम्र में। ठीक है, सी हैड 4 चिल्ड्रेन, 4 बच्चे थे इसके, 2 daughters एंड 2 sons, 2 बेटे और 2 बेटियां। द यंगर डॉटर डाइड इन इन्फेंसी इन 1787 एंड द ओल्डर सन डाइड एट द एज ऑफ 7 इन 1789। मतलब 2 बच्चे उनके, एक 1787 में डेथ कर गए और एक 1789 में डेथ कर गए। द यंगर सन हु सर्वाइव्ड हिज पेरेंट्स इज शोन इन द पिक्चर एज द बेबी ऑन द क्वींस लव। आप इस फिगर में देख सकते हो, इस फिगर में नहीं देख सकते हो आपके 3 बच्चे थे, एक बच्चे तो आपके इन्फेंट्स में, मतलब कि गोद में ही चले गए। 3 बच्चे आपके थे, कौन कौन? और उसमें से आपकी 2 बेटियां थी, एक बेटे थे, और ये आपकी मैरी एंटोनियट। ठीक है, आज की बातें यहीं तक। आगे क्या हुआ था, क्या ऐसा मतलब और भी बढ़ता चला गया, जैसे आपका फिर टेनिस कोर्ट वाला रीजन चला, बड़ा बहस हुआ था उसमें, जिस वजह से राजा को भी मजबूरन डेमोक्रेसी का थोड़ा सा रूप देना पड़ा। आगे जाकर रूसो आए और भी बहुत सारे लोग आए जो आपके डेमोक्रेसी का मार्ग को क्या कर दिए थे, वो फॉरवर्ड कर दिए थे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर से मिलते हैं एक नए एनर्जी के साथ, नए फ्लो के साथ। आज थोड़ी ऐसी है कि मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं लग रही है, कल से फीवर है, बट फिर भी मैं आपके लिए वीडियोज ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपके फ्यूचर की चिंता है। यदि मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मेरे अंदर यदि सांसें चल रही है तो वो आप ही के लिए चल रही है। आपको मुझे मतलब सक्सेसफुल देखना है, मुझे आपको कहीं ना कहीं जाकर सक्सेसफुल देखना है। उसके लिए मैं दिन रात आपके लिए लगा हूँ, मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग का रिस्पांस मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे मैं ड्रॉप करता हूँ, फिर से मिलते हैं एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस क्लास एंड टेक केयर। थैंक यू।